हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल में कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमें भी कोई भी डाटा या कोई भी चीज़ याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी डाटा को या किसी भी चीज़ को या कोई भी विचार उसको हम अपनी मेमोरी में सेव करते हैं और जब कभी इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी डाटा इनपुट होने के बाद में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के लिए भी एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और प्रोसेस होने के बाद में डाटा को स्टोर करने के लिए भी एक मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो चलिए पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। As human being has memory to remember things, computer also has memory to store data and information। जिस तरह से इंसान के पास डाटा को या कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए अपनी एक याददाश्त होती है, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपनी एक याददाश्त होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द internal storage area in the computer where data and information to be processed and instructions required for processing are stored। कंप्यूटर के अंदर जिस भी दिशा निर्देश के अनुसार यूजर इनपुट करता है उसी तरह से कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए भी हमारे पास एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा एक इंटरनल स्टोरेज एरिया हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है जिसमें डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब हम मेमोरी की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह से मापा जाता है। एज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर्स एंड द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम्स। Similarly, the storage unit of computer memory is bit and byte। जिस तरह से दूरी को मापने के लिए किलोमीटर्स यूनिट का यूज़ किया जाता है, वजन को मापने के लिए किलोग्राम्स यूनिट का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से ही सेम कंप्यूटर के मेमोरी को मापने के लिए बिट और बाइट का यूज़ किया जाता है। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर is the amount of data that can be stored in the storage unit। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो प्रोसेसिंग के दौरान हो या प्रोसेस्ड होने के बाद हो, दोनों को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंप्यूटर में अपनी एक कैपेसिटी होती है जिसके अनुसार कंप्यूटर डाटा को अपने पास सेव करके रखता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट मानी जाती है। इट टेक ओनली 2 वैल्यूज दैट इज 0 और 1। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट को माना जाता है, 2 ही वैल्यू को माना जाता है जो कि 0 और 1 है। तीसरी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है और बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 डिजिट को ही यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले यूनिट का नाम, उसके बाद उसकी एब्रिविएशन, उसके बाद उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई है वो हमारे पास बिट है। तो बिट का जो एब्रिविएशन है वो बी है। इसमें हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं जो कि बाइनरी लैंग्वेज के हैं, जिसमें सिंगल 1 और 0 को ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास निबल। इसका कोई एब्रिविएशन नहीं दिया गया है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। इट मीन्स 1 और 0 हमारे पास जो बाइनरी डिजिट हैं वो हमारे पास एक निबल में कितने होंगे, 4। उसमें 0011 भी हो सकता है, 1010 भी हो सकता है या 0011 भी हो सकता है या 110 या 001 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिजिट होंगे ओनली 4 बिट्स। तो नेक्स्ट है वाइट या
उसको हम ऑक्टेट भी बोलते हैं, इसका एब्रिविएशन V है। तो एक बाइट में या एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। इट मीन्स इसमें 8 डिजिट होंगे जो कि बाइनरी डिजिट होंगे, उसमें से 00110011 भी हो सकता है या 001100 या 01 भी हो सकता है। कुल मिला के जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं 1 और 0 उसी को ही इसमें यूज किया जाएगा, चाहे उसमें हम कोई भी यूनिट को लिखेंगे। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इट मीन्स 8 बिट को मिला के एक बाइट या एक ऑक्टेट बनता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट किलोबाइट्स, एब्रिविएशन होगी केबी। जैसे हम इंटरनेट का डाटा या हम कोई भी डाटा या फाइल्स ट्रांसफर करते हैं उसमें हमें एमबी, केबी, जीबी के अनुसार डाटा हम उसके यूनिट्स को देख पाते हैं। तो इसी तरह से अब आ जाता है हमारे पास केबी, किलोबाइट्स। एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। और इसी तरह से मेगाबाइट, एमबी, इसमें 1024 केबी होते हैं। इसी तरह से गीगाबाइट, जीबी, 1024 एमबी का 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट है टेराबाइट, इसके एब्रिविएशन टीबी, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, या हम यूं बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेटाबाइट, पीबी, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। नेक्स्ट है एक्साबाइट, ईवी, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। और नेक्स्ट है जीटाबाइट, ZV, 1 जीटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। और नेक्स्ट है योटाबाइट, YV, 1 योटाबाइट में हमारे पास 1024 जेटाबाइट होते हैं। इट मीन्स 1024 जेटाबाइट का 1 योटाबाइट होता है। तो इस तरह से हमारे पास मेमोरी यूनिट्स हैं, उनके उनकी एब्रिविएशंस हैं, उनमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ये हमने अभी इसमें जाना। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है इंटरनल मेमोरी, दूसरी है एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्शन होता है, जैसे कि हमारी रैम और रोम। वो हम नेक्स्ट अगले पेज पे पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती है। इट मीन्स वो होती तो कंप्यूटर में लगी होती है। ये हमारी हार्ड डिस्क के रूप में होती है। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी उसमें एज इट इज सेव रहती है। जैसे हमारे फोन का मेमोरी कार्ड है, या हमारी फोन की इंटरनल मेमोरी है, या हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। जब कभी भी हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है और जो भी डाटा हमने इसके अंदर सेव किया होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कंप्यूटर अपनी मर्जी से डिलीट कभी भी नहीं कर सकता है। यूजर अपनी मर्जी से उस डाटा को एडिट, डिलीट, शेयर, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। इसका डायरेक्टली सीपीयू से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता। इट मीन्स इसका प्रोसेसिंग के अंदर डाटा को प्रोसेस करने में कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन जो हमारी इंटरनल मेमोरी है, इसका डाटा को प्रोसेस करने में एक बहुत अहम रोल होता है। इसलिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं, यूजर डाटा को इनपुट करता है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के पास जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ होता है, जो कि प्रोसेसिंग में प्रोसेसर
के साथ मिलके, कंट्रोलिंग यूनिट के साथ मिलके, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के साथ मिलके प्रोसेस करते हैं। तब जाके हमारा पूरा कंप्लीट डाटा दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार कंप्यूटर प्रोसेस कर पाता है। तो चलिए जानते हैं इंटरनल मेमोरी। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर के में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके साथ जो डायरेक्टली मेमोरी कनेक्ट हुई रहती है उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। वो डाटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में इसमें हमारी मेमोरी में कंप्यूटर के स्टोर होती है। इट इज प्राइमरी मेमोरी, डाटा इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन इट। ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, ये डाटा को प्रोसेस करने में भी अपना अहम रोल अदा करती है और डाटा और इंस्ट्रक्शंस को या इंटरमीडिएट रिजल्ट जो प्रोसेसिंग चल रही होती है उसको भी अपने पास कुछ टाइम के लिए सेव रखती है और जो हम प्रोसेस कर लेते हैं उस डाटा को, उस रिजल्ट को या फाइनल रिजल्ट को भी अपने पास स्टोर करके रखती है। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इंटरनल मेमोरी के पास जो डाटा है या हम कहें कि रीड ओनली मेमोरी के पास जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बावजूद हमें डाटा नहीं मिल पाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को फर्दर कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरी है कैच मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसमें भी आगे दो भाग हैं, रैम और रोम। अब रैम के भी आगे दो भाग हैं, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। और रोम के भी तीन भाग हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ये हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में एक डाटा को प्रोसेस करने में अपना एक अहम रोल अदा करती है। अब इसमें स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी भी है। तो हमारे पास जो स्टैटिक मेमोरी है वो एक तरह से बहुत फास्ट मेमोरी होती है। इसको हम कैच मेमोरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है और ये ज़्यादा कंज्यूम करती है क्या, पावर को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो इस तरह से ये एक जो हमारे पास जो स्टैटिक रैम है वो एक इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। ये अपने पास इंफॉर्मेशन को तब तक रख पाती है जब तक कि हमारी पावर सप्लाई ऑन है। अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो स्टैटिक रैम जो है वो लॉस्ट हो जाती है। इस तरह से नेक्स्ट है डायनामिक रैम। डायनामिक जो रैम है इसमें हम देखते हैं कि ये डायनामिक रैम जो है अपनी मेमोरी को खो देती है, इंफॉर्मेशन को खो देती है कुछ ही सेकंड के अंदर या कुछ ही समय में ये अपनी मेमोरी को खो देती है, चाहे हमारे पास पावर सप्लाई भी ऑन क्यों ना हो। ये जो मेमोरी है इसको हम एक रैम की तरह भी यूज करते हैं। ये बहुत कम बिजली खाती है, पावर सप्लाई को कम खाती है। ये चीपर देन एस रैम, ये स्टैटिक रैम से सस्ती भी है और ये स्टैटिक रैम से कम स्पीड में भी काम करती है, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है फास्ट स्पीड में काम करती है और इसका जो साइज है वो स्टैटिक रैम से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी इसके भी हमारे पास तीन भाग हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जिसको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसको हम एडिट या रीराइट या उसको हम दोबारा से अमेंड नहीं कर सकते हैं। और ईपी रोम क्या है हमारे पास, ईपी रोम को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको हम दोबारा से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारे पास इसका जो ईपी रोम में जो डाटा होता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं।
EEPROM। अब इसका मतलब फुल फॉर्म है हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी वैसी मेमोरी है EEPROM की तरह ही लगभग, इसको भी हम इरेज कर सकते हैं, डाटा को एडिट इसमें कर सकते हैं मेमोरी को, ये भी एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये एक परमानेंट मेमोरी है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क है, हमारी मैग्नेटिक टेप है, इसमें ऑडियो वीडियो या ऑल टाइप ऑफ डाटा को हम सेव करके रख सकते हैं। CD है, DVD है, जिप है, डिस्क है, एटसेट्रा, या हम पेन ड्राइव को भी इसमें ले सकते हैं। तो इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा को हम परमानेंटली सेव करके रखते हैं और इन फ्यूचर जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है हम उसको यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा हमारे पास सेव होता है, कंप्यूटर बंद होने पर या कंप्यूटर अपनी मर्जी से उसको अमेंड या डिलीट या उसमें कोई भी फंक्शन अपनी मर्जी से बिना किसी दिशा निर्देश के अनुसार नहीं कर सकता। इसको यूजर अपनी इच्छा से इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी हमारे पास वही मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी का ही एक हिस्सा मानी जाती है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर बंद होने पर लॉस्ट हो जाती है। जैसे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो एक कैश मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। लेकिन कैश मेमोरी भी एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस, जो भी फाइल्स, या हम जैसे बात करें मोबाइल फ़ोन के अंदर हम फोटोज़ या वीडियोज़ जो रखते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें उसके छोटे छोटे आइकन्स हमारे गैलरी में या हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। तो वो किसकी वजह से हैं? वो कैश मेमोरी की वजह से हमें दिखाई देते हैं। एक बार हमारा कंप्यूटर या मोबाइल कैश मेमोरी के अंदर उस फाइल या उस फोटो की या उस वीडियो की एक टेम्परेरी फाइल बना लेता है, जो कि हमें बार बार उसको ओपन करने पर वो दोबारा नहीं बनती और उसमें हमारी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है, हमारी बैटरी या हमारी पावर सप्लाई भी ज़्यादा खर्च नहीं होती, क्योंकि एक बार जो फाइल या फोटो या वीडियो या ऑडियो जो हमने अपने डिवाइस के अंदर सेव कर दिया, उसकी एक ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी के अंदर टेम्परेरी फाइल बन जाती है। जब कभी भी हम उसको यूज करते हैं या हम उसको रीयूज करते हैं उस फाइल को या उस फोटो को या उस वीडियो को, तो उसकी एक बार में ही पहले से ही टेम्परेरी एक फाइल बनी हुई होती है, जिसको हम क्लिक करने के बाद में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस फोटो या वीडियोस को हम यूज कर सकते हैं। उसकी बार बार कैश मेमोरी में दोबारा से टेम्परेरी फाइल्स नहीं बनेंगी, जिससे कि हमारी बैटरी और डेटा की बचत भी होती है। तो ये भी एक अहम रोल अदा करती है। अब बात आती है कि कैश मेमोरी को क्या डिलीट करना चाहिए? कैश मेमोरी को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा फायदा भी नहीं है। फायदा इसका ये है कि कैश मेमोरी को थोड़ा डिलीट करने के बाद हमारा जो मेमोरी स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन एक फाइल, एक फोटो, एक फोल्डर या एक वीडियो ऑडियो जो भी है उसकी एक टेम्परेरी फाइल तो हमारे सिस्टम में बनेगी ही बनेगी। तो इस तरह से हम उसको अगर डिलीट कर भी देते हैं तो कुछ स्पेस तो हमारा खाली हो जाता है, लेकिन दोबारा से वो टेम्परेरी फाइल उस फाइल या फोल्डर की ऑलरेडी दोबारा से ऑटोमेटिकली हमारा डिवाइस बना लेता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में ही नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनल मेमोरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इंटरनल मेमोरी या हम यूं कहें कि हमारी रैम और रोम या प्राइमरी मेमोरी जो है, और जो हमारी इंटरनल मेमोरी है जिसका कि डायरेक्टली संबंध कंप्यूटर से होता है, हमारा CPU से होता है, उसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले है प्राइमरी मेमोरी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो अभी भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी है कैश मेमोरी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कैश मेमोरी हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि हमारे स्टोरेज के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करती है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो मेन मेमोरी एंड होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्रोसेसर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन।
हमारे प्रोसेसर के द्वारा कोई भी ऑपरेशन, या हम यूं कहें कि जो भी हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करता है, जिस डाटा को जैसा कि यूजर ने इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे यूजर ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसी तरह से प्रोसेसर हमारा उस डाटा को प्रोसेस करेगा। उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे को एक मेन मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड करके रखती है और प्रोसेसर के साथ मिलकर उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स बोथ द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या करती है, जो भी प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा होता है या प्रोसेस होने के बाद जो डाटा होता है, उसको उस रिजल्ट को प्रोसेसिंग के दौरान जो रिजल्ट होता है उसको अपने पास तब तक सेव रखती है जब तक कि हम उसको सेव नहीं करते। अगर हमारा सेव करने से पहले ही अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारा जो डाटा है, जो प्रोसेस हो रहा होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो लॉस्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इट इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दिस इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। यह एक सेमीकंडक्टर से मिलकर बनाई होती मेमोरी होती है, जो कि एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी मानी जाती है। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन डायरेक्टली एक्सेस, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो डायरेक्टली इसका जो इंटरकनेक्शन होता है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ होता है, क्योंकि जो भी डाटा यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है वो डायरेक्टली रैम के पास जाता है और रैम से प्रोसेसिंग में जो सीपीयू है हमारा, वो दोनों मिलकर इसमें प्रोसेस करते हैं। दिस इज वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर अगर हमारा बंद हो जाता है तो ये टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि लॉस्ट हो जाती है अगर हम इसको सेव नहीं करते हैं। दिस इज वेरी कॉस्टली एंड इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी बट लोअर एक्सेस टाइम एंड फास्टर परफॉर्मेंस। यह काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है, और ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी प्रोसेसिंग या हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक प्रोसेसिंग मेमोरी होती है, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेस है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन काम बहुत स्पीड में करती है, और इसी वजह से यह महंगी भी है। These are same characteristics of primary memory, such as it is faster than secondary memory. यह इसका सबसे बड़ा गुण है कि सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी की अपेक्षा जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करती है। इट इज वर्किंग मेमोरी एंड कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट इट। बिना मेमोरी के, बिना प्राइमरी मेमोरी के, या हम यूं कहें कि बिना रैम के हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, और डाटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। जैसे हम इंसान लोग हैं, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारा दिमाग है। अगर हमारे पास दिमाग ही नहीं होगा तो हम कुछ भी सोच नहीं कर सकते, किसी भी चीज को, किसी भी डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, सेव तो बाद की बात है। तो इसी तरह से ये एक बहुत अहम रोल अदा करती है प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के दौरान। तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, या हम यूं कहें प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम। तो रैम का मतलब हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि ये प्रोसेसिंग में अपना अहम रोल अदा करती है। अब इसके हार्डवेयर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इस तरह से ग्रीन कलर की एक चिप दिखाई देगी, जो कि उसके दो स्लॉट वहां पे बने होते हैं। आप एक साथ मदरबोर्ड में या अपने कंप्यूटर में दो रैम स्लॉट होते हैं, उनमें दो रैम लगा सकते हैं। अब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो रैम इज यूज्ड इनसाइड अ कंप्यूटर एंड इज प्लेस्ड इन अ कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम and data in current use are kept so it can be quickly reached by the computer processor। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोसेसिंग में एक अहम रोल अदा करती है, जो कि कंप्यूटर के इनसाइड लगी होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये मदरबोर्ड में
उसके साथ एक चिप के रूप में लगी हुई होती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके, प्रोसेसर के साथ मिलके, सेंट्रल प्रोसेसिंग के साथ मिलके, सिस्टम प्रोग्राम के साथ मिलके डाटा को करंटली अपने पास रखती है। जो भी इनपुट किया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए इन सब के साथ मिलके अपने पास रखती है, और कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ मिलके बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट स्पीड में प्रोसेस करने में अपना काम करती है। यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन रैम एंड इट इज वोलेटाइल मेमोरी। हम डाटा को रीड और राइट भी कर सकते हैं रैम के अंदर, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ऑटोमेटिकली डिलीट होने वाली मेमोरी है अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। When you turn your computer on again, your operating system and other files are once again loaded into RAM, usually from hard disk. अगर हम कंप्यूटर को अपना बंद कर देते हैं और जो उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है वो डाटा सारा लॉस्ट हो जाता है। इसी वजह से जब हम कंप्यूटर को दोबारा ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हमारी जो भी दूसरी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं हमारी कंप्यूटर में, एप्लीकेशंस हैं, वो दोबारा से रिबूट होते हैं और रैम उनको दोबारा अपने पास आमतौर पर हार्ड डिस्क से, जहाँ पर वो सेव होते हैं हमारे प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ से उसको रिबूट करके अपने पास दोबारा से प्रोसेसिंग में ले लेती है। तो ये है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम इज स्मॉल बोथ इन टर्म ऑफ साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। इट इज हाई स्पीड मेमोरी। यह हाई स्पीड मेमोरी है और ये रैम जो है हमारे पास बहुत छोटे साइज की होती है, लेकिन फास्ट स्पीड में काम करने वाली मेमोरी होती है, और ये बहुत ही कम डाटा को अपने पास स्टोर कर सकती है। अब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही डाटा को स्टोर कर सकती है। रैम इज ऑफ टू टाइप्स। अब रैम भी हम आगे दो तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामाइक रैम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, स्टैटिक रैम इज volatile memory, retains the data as long as computer is on. It is faster and not to be refreshed on regular basis. It can be used as cache memory. It is expensive and consumes more power. जो हमारे पास स्टैटिक रैम है, जैसा हमने अब डिस्कस भी किया, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है, वो दोबारा हमें कंप्यूटर ऑन होने पर नहीं मिलेगा। यह बहुत फास्ट स्पीड में काम करने वाली मेमोरी है और इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत इसको नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रहती है। इट कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी। इसको हम कैश मेमोरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत महंगी और क्या करती है, कंज्यूम्स मोर पावर। ये ज़्यादा बिजली भी खाती है क्योंकि ये काम भी बहुत फास्ट स्पीड में करती है। और दूसरा हमारे पास है डायनामिक रैम। DRAM loses its stored information in a few million seconds even though its power supply is on. लेकिन जो स्टैटिक रैम है उसका बिल्कुल उल्टा रूप है DRAM या डायनामिक रैम। लेकिन जो डायनामिक रैम है वो स्टैटिक रैम का ही एक दूसरा, हम बोल सकते हैं, एक अपग्रेडेड पार्ट है। तो ये जो मेमोरी है DRAM, ये अपने डाटा को खो देती है कुछ ही सेकंड के अंदर। अगर हमारा कंप्यूटर ऑन भी है तो, या हमारा डिवाइस ऑन भी है तो भी ये अपनी मेमोरी को लॉस्ट कुछ सेकंड में कर देती है। DRAM मस्ट बी रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। इसको हम बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इट कैन बी यूज्ड एज रैम। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इट रीराइट्स द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। यह एक सेकंड के अंदर ही कई गुना या कई 100 गुना डाटा को रीराइट कर सकती है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। यह स्टैटिक रैम की अपेक्षा कम स्पीड में काम करती है और उससे सस्ती भी है, लेकिन साइज में उससे थोड़ा बड़ी है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज साइज एंड कंज्यूम्स लेस पावर। साइज बड़ा हो जरूर है, लेकिन यह प्रोसेसिंग स्पीड कम होने की वजह से पावर सप्लाई भी कम कंज्यूम करती है। डायनामिक रैम नीड्स ओनली 1 ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर पर मेमोरी सेल। अब डायनामिक रैम के अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, लेकिन स्टैटिक रैम में एक ही ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में ये है हमारा रीड ओनली मेमोरी।
ये भी किस्म की हमारे पास चिप के रूप में होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगी हुई होती है। रीड ओनली मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, यू कैन ओनली read this memory, it does not have a write capability। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यह एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसको हम रीराइट नहीं कर सकते, यानी इसको हम एक बार जब इस मेमोरी को हमने जनरेट कर दिया तो उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड कैन स्टोर डाटा एंड एप्लीकेशंस विद इन इट व्हेन अ कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ। ये डाटा को तब तक अपने पास रखती है जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं कर सकते। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट मींस कंप्यूटर बंद हो भी जाता है तो भी इसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो अपने आप डिलीट नहीं होता है। इट कंटेन्स द प्रोग्रामिंग दैट अलाउस योर कंप्यूटर टू बी बूटेड अप। फॉर एग्जाम्पल ईच टाइम यू टर्न इट ऑन, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसमें जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स है उसको दोबारा से ये रिबूट करवाती है, या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है दोबारा अगर हम उसको ऑन करते हैं तो इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो हमारा डाटा सेव होता है उसको वहाँ से हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली बूट कर लेता है। रोम चिप्स आर आल्सो यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक मोबाइल, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। ये हमारे पास जो रोम चिप्स है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी होती है, या दूसरी कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनके अंदर रीड ओनली मेमोरी की चिप का यूज किया जाता है। इट इज चीपर एंड रिलायबल देन रैम। यह डाटा को स्टोर करने के लिए रैम की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है और ये सस्ती भी है क्योंकि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रैम से बहुत कई गुना ज़्यादा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर की मेमोरी। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और किस किस काम आती है, किस किस मेमोरी की कितनी इम्पोर्टेंस है, और मेमोरी का जो मापने की जो यूनिट है वो क्या क्या है, वो सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। आशा है आप सबको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो हर घर पाठशाला के तहत कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ रैम, रोम, एमयू, केवी एंड विट। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसके कितने प्रकार हैं या फर्दर इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या हैं उनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स मेमोरी को मापने की यूनिट क्या क्या है उनको आपने इसमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज निबल। निबल एक छोटी इकाई है हमारी मेमोरी यूनिट की, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का टॉपिक मेमोरी। आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।